अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। उसके बाद कुछ बातें जो व्लादिमीर पुतिन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को कही गई थीं, वो आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने यूरोप के नेताओं से बातचीत की। अभी सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ यूरोप के सारे बड़े नेता पहुंचे हुए हैं अमेरिका बातचीत के लिए। आगे क्या होगा? क्या यूक्रेन को अपनी कुछ ज़मीन देनी होगी व्लादिमीर पुतिन को, यानी रूस को? तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इस समय DW हिंदी से हमारे साथी महेश झा, जो पिछले 40 सालों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर रिपोर्ट करते आ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में आगे क्या हो सकता है, अमेरिका से कैसी खबरें आ सकती हैं, यूरोप के और अमेरिका के संबंधों पर इसका क्या असर हो सकता है, और रूस के और अमेरिका के संबंधों पर इसका क्या असर हो सकता है। साथ में इस पूरे मामले में भारत एक अहम पक्ष के तौर पर उभरा है। तुरंत व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ये कहा कि भारत पर लगे सैंक्शंस का एक अहम रोल रहा, जिसकी वजह से रूस आया बातचीत की टेबल पर। और भारत के लिए थोड़ी सी राहत ये है क्योंकि बातचीत आगे बढ़ रही है, बातचीत खत्म नहीं हुई। इसकी वजह से जो अतिरिक्त सैंक्शन, अतिरिक्त दबाव बनाने की बात थी भारत पर आर्थिक तौर पर, वो फिलहाल अभी नहीं हो रही है। तो थोड़ी सी राहत है। बाज़ार भारत में बढ़ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ रही आज भारत के मार्केट में। लेकिन और क्या इसके नतीजे हैं, हम जानेंगे महेशा से। तो सबसे पहली बात यही कि जिस तरीके से यूरोप के सारे नेता पहुंचे हुए हैं, पहले के एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप से डील करना होता है यूरोप के मामले में? अविनाश, एक तो ये हमें समझना होगा कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। यूरोप के लिए अमेरिका का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरह से सुरक्षा की गारंटीकर्ता की भूमिका थी। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने दोस्तों पर भी दबाव डालना शुरू किया। टैरिफ का शिकार सिर्फ भारत नहीं है, यूरोप भी है, जो बहुत ही निकट सहयोगी और निकट दोस्त रहा है अमेरिका का। और इसीलिए इस समय जो मुलाकात होनी है, आज हो रही है सोमवार को अमेरिका में यूक्रेन के राष्ट्रपति की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, उसके लिए यूरोप के कई बड़े नेता साथ गए हुए हैं। जर्मनी के चांसलर हैं, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं, आयोग की अध्यक्ष हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, नाटो के महासचिव हैं। तो कई बड़े नेता साथ गए हुए हैं और ये दिखाता है कि यूरोप के हितों का प्रतिनिधित्व इन्हें करना है और करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका अब यूरोपीय हितों को नहीं देख रहा है, ये मजबूरी है। बड़े स्तर पर अगर देखें तो बार बार ये बात कही जाने लगी है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे होने भी लगें तो भी उस तरीके का भरोसा पाने में शायद डोनाल्ड ट्रंप अब इस कार्यकाल में सफल नहीं होंगे, जिस तरीके से उन्होंने भारत के साथ संबंध रखे या जिस तरीके के बयान दिए। क्या भारत जैसे देश, क्योंकि पहले ही दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील के साथ संबंधों को काफ़ी ख़राब स्थिति में है इस समय संबंध अमेरिका के साथ, इस तरीके के देश जब साथ आना शुरू करते हैं, जो कि असल में सबसे बड़ी शक्तियां नहीं हैं लेकिन उस ओर बढ़ती हुई शक्तियां हैं और पहले से ही प्रतिद्वंद्वी हैं रूस और चीन जैसे अमेरिका के, तो क्या ये जो ब्रिक्स का ब्लॉक है ये अभी भी एक मेजर चुनौती बनता दिख रहा है इस दिशा में जो आपने कही सिचुएशन सुरक्षा को लेकर के हैं, और साथ में मैं जोड़ूंगा आर्थिक स्थितियों को लेकर के भी, क्योंकि चाहे वो डॉलर में व्यापार हो या अमेरिकी तेल हो या अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अलग तरीके से दबाव बनाना हो, ज़रूरी चीज़ें जो अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होती हैं, बहुत कुछ इस ब्लॉक से आता है। क्या ऐसी चीज़ों पर दबाव बना करके अमेरिका को या जो सहयोगी हैं अमेरिका को उनको परेशान किया जा सकता है? तो क्या इस तरीके भी बढ़ती स्थितियां दिख रही हैं? मुझे लगता है कि ब्रिक्स उभरा है बड़ी शक्ति के रूप में, संगठन के रूप में। भारत का हमेशा कहना रहा है कि हम मल्टीपोलर दुनिया है। अमेरिका का वर्चस्व कम हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम आर्थिक शक्ति को देखें, आर्थिक विकास को देखें, दुनिया भर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजार अमेरिका है।
और इसीलिए जो बाज़ार महत्वपूर्ण होगा उसका दबाव भी होगा, और ट्रंप यही कर रहे हैं। वो जो भरोसा पहले था कि ये बात मालूम है कि कौन ताकतवर है और वो उसी तरह से पेश आएगा दूसरे देशों के साथ, वो टूटता नज़र आ रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं अमेरिकी हितों को, पहले भी देखा करते थे, लेकिन दुनिया में शांति के लिए सिर्फ अमेरिकी हित को नहीं, पार्टनर के हितों को भी देखते थे। अमेरिकी नेता जो थे वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नया बैलेंस डेवलप हो रहा है। आपस में सहयोग की जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होंगी ही, और लेकिन एक नया मंच बन रहा है, या कहिए नई स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें इस मल्टीपोलर विश्व में दूसरे देश जो बड़े हो रहे हैं बाज़ार की वजह से, बड़े मार्केट की वजह से, या नई संभावनाओं की वजह से, उसमें ब्राज़ील भी हैं, भारत भी है, साउथ अफ्रीका भी है, और ये सब देश हम ना भूलें कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दावेदार भी हैं। तो ये तनाव थोड़ा दिख रहा है। और एक बात मैं और याद दिलाना चाहूँगा कि G20 पहले सिर्फ वित्त मंत्रियों का संगठन हुआ करता था। 2008 में जब वित्तीय समस्याएं हुई, वो क्राइसिस आया, उसके बाद उसे दर्जा दिया गया समिट का, राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग का दर्जा दिया गया। उसके पहले वो नहीं था, क्योंकि महसूस हुआ कि अब सिर्फ 7 देश या 8 देश जो थे G7 G8 में, उनके अकेले के वश की बात नहीं रही। ये देश बहुत महत्वपूर्ण थे, इनका बाजार था, और वित्तीय संकट को दूर करने में इनकी भी भूमिका थी, और इसलिए बातचीत का एक रास्ता निकला। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी छवि के लिए कैसा ये पूरा डेवलपमेंट, क्योंकि बार बार देखा गया कि पुतिन ज़्यादा खुश थे उस बैठक के बाद, और उन्होंने ये इजहार भी किया। डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन था कि जब तक डील नहीं होती तब तक कोई बात नहीं है, कोई डील नहीं है, तो दिखा। और इस पूरे मामले में पुतिन जो चाहते थे वो सच होता दिख रहा है, क्योंकि वो अलग थलग पड़े थे, वापस आए, इनवाइट किया जा रहा है उनको, वो इनवाइट कर रहे हैं वेस्ट के नेताओं को आने के लिए, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को। साथ में एक तरीके से देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है उसको अलग अलग अमेरिकी अखबार देख रहे थे कि वो कैसी रही, तो ज़्यादातर ही आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे। एक सर्वे सामने आया जिसमें ये पूछा गया डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ये जो वोटर्स थे उनसे कि आप इसको कैसे देखते हैं कि पुतिन जो है वो कैसे हैं अमेरिका के लिए। तो ज़्यादातर लोग उनको नापसंद ही करते हैं। 85% रिपब्लिकन थे जिन्होंने कहा कि पुतिन को वो एक अच्छे नेता के तौर पे नहीं देखते, और 92% डेमोक्रेट्स थे। तो इस मामले में दोनों वोटर्स का एक तरीके से सहमति है कि व्लादिमीर पुतिन अच्छे नहीं हैं वेस्ट के लिए। और इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं अपनी छवि को डोनाल्ड ट्रंप की नुकसान होता दिख रहा है। क्या अभी, हालांकि वो कह चुके हैं कि अगली बार वो इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, अब जब तक नहीं अगला बयान देते तब तक उन्होंने कहा है कि जेडी वेंस शायद अगले इलेक्शन में उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी उनको 3.5 साल सरकार चलानी है वहाँ पर। तो क्या अमेरिकी राजनीति के हिसाब से कुछ इसके नतीजे निकलेंगे? अगर जिस दिशा में जा रही है बातचीत उसी दिशा में बढ़ती? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो अमेरिकी हितों पर बहुत जोर दे रहा है। उनके वोटर्स हैं जो उनको समर्थन देते हैं, और मुझे लगता है कि कोर वोटर जो है उनको समर्थन देता रहेगा, क्योंकि हर चीज़ वो जो कर रहे हैं वो अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ कर रहे हैं। उनकी छवि बाहर उतनी अच्छी पहले भी नहीं थी। अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप और अमेरिका के संबंधों में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यूरोपीय देश मिलकर दबाव डाल रहे हैं, लगातार दबाव डाल रहे हैं। चुनाव से पहले की भी हालत देखिए तो पहले हर उम्मीदवार, क्योंकि 2 पार्टियां हैं अमेरिका में, यूरोप में भी मुख्यतः 2 पार्टियां हैं बड़ी, जो सेंट्रलिस्ट पार्टी लेफ्ट और राइट कहिए, ऐसा ही अमेरिका में है। तो पार्टियों के बीच संबंध रहे, एक दूसरे को समर्थन देते रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप के कंजर्वेटिव भी ट्रंप के खिलाफ हैं, क्योंकि जो मूल्य हैं यूरोप के, वो मूल्य ट्रंप के मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, कंजर्वेटिज्म में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो वो छवि नहीं है, और इसीलिए दबाव डाल रहे हैं। दबाव डाल रहे हैं, सिर्फ हितों का सवाल नहीं है, मूल्यों का भी सवाल है। तो यूरोप से जो दबाव देख रहे हैं, अभी भी जो इतने नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो दबाव की प्रक्रिया का हिस्सा है कि हमारे मूल्यों का ख्याल रखो और हमारे हितों का ख्याल रखो। और उस हिसाब से छवि का
हमेशा ऐसा होता है कि बीच में जब चुनाव हो जाता है तब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप करना चाहते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो आपके वोटरों को आपके साथ रख सके। तो अभी तुरंत कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्योंकि असल में अगर ट्रंप को देखें जो कुछ भी हो वो शांति के लिए बात कर रहे हैं पुतिन के साथ। और यूरोप का कहना है कि पुतिन के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बातचीत पहले हो चुकी है। तो ये अगर भरोसा पैदा हो पाता है, अगर यूरोपीय ये देख पाते हैं कि रूस के नेताओं पर अभी जो हैं पुतिन इंक्लूडेड कि भरोसा किया जा सकता है, कुछ इस तरह की गारंटियां हैं जिन पर भरोसा हो सकता है, तो संभव है कि हम आगे बढ़ सकें, नहीं तो अजीब सी स्थिति है। अमेरिका में जब भी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होती है तो कई बार वो चाहते हैं कि वो जो है वो एक्शन लें, वो किसी दबाव में नहीं दिखना चाहते, वो दिखाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और कई बार उसके लिए उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लेना होता। लेकिन ये भी एक बात बार बार कही जाती है कि आखिरी बात जो सुनते हैं उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्या ये वजह है कि यूरोप से ज़्यादा नेता गए कि वो बात कर सकें, क्योंकि आखिरी बात अभी उनसे पुतिन ने की थी और वो एक तरीके से दबाव बना सकते थे? क्या वो दबाव ज़ेलेंस्की पर बनाने से बचाने के लिए गए हुए हैं यूरोप के नेता? क्या कुछ ऐसा भी दिखता है इस बातचीत में? क्योंकि अभी तक अमेरिका की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है। बार बार ये कहा गया कि ये मीडिया का नैरेटिव है कि शायद ज़ेलेंस्की पे जो दबाव बनता है उसको बचाने के लिए यूरोप के इतने सारे नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं। अजीब सा तो लग रहा है। यहाँ जर्मनी में या यूरोप में भी जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं वो अटकलें लगा रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी था, क्या इसके साथ यूरोप अपने को कमज़ोर दिखा रहा है, या फिर क्या ज़ेलेंस्की को साथ देने की ज़रूरत थी ताकि ज़ेलेंस्की मजबूत हों। हमें याद है पिछली बार जब ज़ेलेंस्की गए थे अमेरिका तो कितना दबाव था, किस तरह का झगड़ा हुआ था टेलीविज़न के सामने में। तो ये डर है, और ये भी डर है कि यूरोप के जो सुरक्षा हित हैं उन सुरक्षा हितों का ख्याल रखेंगे कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप, ये खतरा है यूरोप के देशों को। पहले भी इन सुरक्षा हितों का ख्याल रखने के लिए कुछ बातें हुई। जब क्रीमिया पर रूस ने आक्रमण किया, कब्ज़ा किया, तब ये बात आई कि कैसे हम इन हितों को बनाए रख सकते हैं। रूस को अलग थलग किया गया। तो एक तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि रूस को इन्विटेशन ही, या व्लादिमीर पुतिन को इन्विटेशन ही अलास्का आने का एक तरीके से जीत है या छूट है एक तरीके से। तो क्या उस तरीके से हित, या अभी जो बात चल रही है कि यूक्रेन को हम थोड़ी सी सुरक्षा देंगे, आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा जो नाटो का आर्टिकल 5 है, क्या ये सारी चीज़ें यूक्रेन की और बड़े स्तर पर देखें तो यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं? हम इसे इस तरह से देखें कि रूस के साथ या जो झगड़ा रहा है पूरे समय में, शीत युद्ध के समय में, वो झगड़ा सिर्फ यूरोप और रूस का नहीं था, कहीं ना कहीं अमेरिका और उस समय सोवियत संघ का था। दो संधियां थीं, वार्सा ट्रीटी और नाटो, इनका झगड़ा था काफ़ी समय तक। 1990 में जब शीत युद्ध की समाप्ति की शुरुआत हुई, बर्लिन की दीवार गिरने के बाद से, तो एक लंबा रास्ता तय किया यूरोप और रूस ने एक दूसरे पर भरोसा बनाने के लिए। लेकिन अगर हम पिछले सालों को देखें तो वो भरोसा बना नहीं है। इतिहास में जाएं तो हम देखेंगे कि सारे ये शीत युद्ध के झगड़ों के बाद हेलसिंकी की एक संधि हुई थी 1975 में, जो सुरक्षा और सहयोग की संधि थी, क्योंकि नेताओं ने ये समझा था कि रूस है यूरोप में और पड़ोसी के बिना आप नहीं रह सकते। पड़ोसी है तो उसके साथ आपको समझौता करना होगा। तो ये लंबे समय की बातचीत के बाद ये तय हुआ और 1994 में जाकर इस संधि को संगठन का रूप दे दिया गया। तो संधि थी, उसके जो मेन बिंदु थे वो ये था कि हम एक दूसरे की सीमाओं का आदर करेंगे, हाँ, हम बलपूर्वक सीमाओं को नहीं बदलेंगे। और जब उसके लिए भरोसे की ज़रूरत थी, जब संगठन बनाया गया तो उसमें ये भरोसा दिलाने की ज़रूरत थी कि मिलिट्री एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं उसकी सूचना देंगे। हर साल मीटिंग होती थी कि जो कुछ भी हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, और ये सब चल रहा था। लेकिन 2014 में जब क्रीमिया का मामला हुआ तो पहली बार सीमाएं बदली गई और यूरोप अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर हम पुतिन और ट्रंप की बातचीत देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है
कि क्रीमिया को भूल जाना होगा यूक्रेन को। ये तो बात रही रूस की और रूस के साथ जो संबंध हैं यूरोप के उनकी, लेकिन जो बृहत्तर राजनीति है दुनिया की, उसमें इसको ऐसे देखा जा रहा है कि अभी तक कुछ सीधे तौर पर चीन को भी पिनलाइज डोनाल्ड ट्रंप उस तरीके से नहीं कर पाए हैं जैसा फर्स्ट टर्म में चीन के पीछे पड़े हुए थे। कुछ रेयर अर्थ है, कुछ दूसरी डिपेंडेंसीज हैं चाइना पर, लेकिन क्या अगर कल को चीन भी इस मौके को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को देखते हुए ताइवान की ओर बढ़ता है या किसी दूसरे इलाके में जो है अपना दावा करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या उससे निपटने के लिए तैयार हैं? हालांकि जब उनसे ये बात सीधे पूछी गई तो उनका ये कहना था कि मेरे राष्ट्रपति रहते शी जिनपिंग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस बातचीत से आगे अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो दुनिया का किस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा यूरोप? ताइवान किस स्थिति में होगा? क्या आज ट्रस्ट किया जा सकता है यूएस को, अमेरिका को ऐसी किसी परिस्थिति में बीच बचाव के लिए या सुरक्षा के लिए? राजनीति बहुत मुश्किल हो गई है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। दोस्त नहीं रहे, दुश्मन नहीं रहे, अजीब सी हालत है। ट्रांजैक्शनल रिलेशन लगता है कि हो गया है, लेकिन उसके पीछे कुछ और बातें भी हैं। पहले कार्यकाल में भी चीन की बात इसलिए हो रही थी कि शीत युद्ध के समय में दो ग्रुप थे, बड़े ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप, नाटो और वार्सो पैक्ट। तो समझौते के लिए रूस और अमेरिका जब बात करते थे तो सुरक्षा के मामलों पर भी समझौता हो जाता था। इस बीच में चीन बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है और पश्चिमी देश चीन और रूस को एक ग्रुप में मान रहे हैं, भले ही वो एक ग्रुप में ना हो, कोई संगठन ना हो। तो भविष्य का कोई भी समझौता एटॉमिक वेपन्स को लेकर या स्पेस को लेकर, अब स्पेस में भी लोग गए हैं, वहाँ भी सुरक्षा का खतरा पैदा हो रहा है। तो कोई भी जो बातचीत होगी उसमें अमेरिका चाहेगा कि चीन और रूस दोनों हों। तो चीन का महत्व बना हुआ है और हमको नहीं भूलना चाहिए कि चीन और रूस दोनों ही सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, अमेरिका भी है। तो कुछ भी, और सुरक्षा परिषद एक तरह से विश्व की सरकार है, वो जो फैसला लेते हैं सुरक्षा और शांति के लिए वो फैसला ले सकते हैं, उनको लागू भी किया जाएगा। तो साथ जब तक ये पांचों देश वीटो पावर जो है ना आए तब तक विश्व को शांति देना मुश्किल होगा। और अगर इस बातचीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप उस ओर बढ़ते हैं, और ये सहयोग के बिना शांति संभव नहीं है, बातचीत के बिना शांति संभव नहीं है, अगर उस ओर बढ़ पाते हैं तो स्थायी शांति की ओर दुनिया बढ़ सके। ये थी हमारी बातचीत कि कैसे देखा जा रहा है यूरोप में भारत के लिए क्या नतीजे हो सकते हैं आगे जिस तरीके से बातचीत चल रही है यूक्रेन में रूस के आक्रमण पर, और किस तरीके से अमेरिका की खुद की राजनीति पर इन सारी गतिविधियों का असर होगा। आगे इस मामले में जो भी गतिविधियां होंगी हम आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।